बस आपने जो है ना बात की ना बाबर और रिजवान की, लगता है कि अब वो पर्सोना नॉन ग्रेटा बन चुके हैं और उनके ऊपर से जो उनके सरपरस्त थे उन्होंने हाथ हटा लिया है। और बाबर तो अभी खेल सकता है, 30 बरस का है बाबर, और उसने परफॉर्मेंसेस दी हुई। चले रिजवान को मैं मानता हूँ, 33 बरस के हो गए, कई विकेट कीपर्स आ रहे हैं, लेकिन बाबर आजम को बिल्कुल सी नजरअंदाज कर देना ये ज्यादती है। आप इस टीम के तमाम बैट्समैनों को, हालांकि मैं बाबर का बड़ा नाकिद रहा हूं, लेकिन आप इस टीम के तमाम बैट्समैनों को एक तरफ रखें और बाबर आजम को एक तरफ रखें। बाबर आजम की फॉर्म बेशक खराब है, लेकिन वो बेहतरीन बैट्समैन है, इन तमाम बैट्समैनों में बहुत अच्छा बैट्समैन है। अब ये ज्यादती है, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि हमने जो है ए कैटेगरी खत्म नहीं की है, लेकिन कोई खिलाड़ी एक ए कैटेगरी में आने के काबिल ही नहीं था, तो फिर कौन आएगा ए कैटेगरी में? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। बी कैटेगरी में भी ये तकरीबन 52 लाख रुपए दे रहे हैं खिलाड़ियों को पर मंथ। तो अली, आप एंकरिंग छोड़े और आप मैं भी सर सोच रहा हूँ, लेकिन मेरी मेरी उम्र गुजर गई है तो आप जाना जरा मुश्किल है। मुझे ये बताइएगा कि अभी बाबर की आप कह रहे हैं कि उम्र 30 साल है, वो खेल सकते हैं, लेकिन जो उनकी कारकर्दगी रही है उसके ऊपर कई लोग कहते थे कि बाबर जो है वो बड़े मैचेस के प्लेयर नहीं हैं, बल्कि वो छोटे छोटे मैचेस में स्कोर करके जो है अपनी ये पोजीशन बरकरार रखे हुए थे। आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, बैड पैच हर बैट्समैन पर आता है। ग्रेट सर वीवन रिचर्ड्स पर बैड पैच आया, ग्रेट जावेद मियांदाद पर बैड पैच आया, दुनिया के कई खिलाड़ी जिनका बैड पैच आता है। अगर बैड पैच आया तो आप उसको सपोर्ट करें ना, कि ठीक है बाबर ने आखिरी सेंचुरी, विराट कोहली का बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो आप माशाल्लाह क्रिकेट की भी एक्सपर्ट हो गई हैं। और जो बैड पैच जिस तरीके से बैड पैच जब आता है तो खिलाड़ी को सपोर्ट किया जाता है कि भाई ठीक है, आप जो है ना, आप हिम्मत ना हारें, आप अपनी टेक्निकल जो खामियां उनको दूर करें। अब माइक हैसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जी वो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल रहे, उनकी खामियां दूर करने की जरूरत है। तो आपको किस लिए रखा है हजारों डॉलर्स महीना लेकर? आप ठीक करें ना उसकी खामियां। और वो इतना बड़ा बैट्समैन है। बाबर आजम के बाद मुझे बता दें कि कोई ऐसा बैट्समैन नजर आ रहा है? साइम अयूब है, वो पैचेस में रन्स करता है, वो इतना कंसिस्टेंट नहीं है। साहबजादा फरहान के बारे में क्या ख्याल आपका? साहबजादा फरहान को मौके मुसलसल नहीं मिले। अगर उसे मुसलसल मिले, उसमें पोटेंशियल है। मुझे याद है 31 मई 2015 को बाबर आजम का जो पहला T20 था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो मैंने कराची से आकर कवर किया था। और उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि लड़का आने वाले दिनों में पाकिस्तान का सुपर, इस वक्त तो वही सुपर स्टार है। लेकिन अब सोचना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, और इस तरह से खिलाड़ी का जो है ना कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अगर आप फर्ज कीजिए, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म नहीं करता ट्राई सीरीज में, और फिर एशिया कप में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो क्या आप बाबर को वापस लेकर आएंगे? बहुत सारी चीजें, फिर T20 वर्ल्ड कप होने वाले अगले साल फरवरी में, तो बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को इस हवाले से सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, जिस तरह से ए कैटेगरी को मिर्जा साहब खाली छोड़ा है, तो फिर तो हम इसको भूल ही जाए, ना परफॉर्मेंस होगी और ना कैटेगरी में कोई नाम आएगा। तो मुझे ये बताएं कि इस बार के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें आपको मुकम्मल तौर पर कोई शफाफियत नजर आई है, या फिर यहाँ भी पसंद और नापसंद पर मबनी लगते हैं फैसले? देखें है ना, दो आदमियों के नाम पर लोग कह रहे हैं। हसन अली को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बी कैटेगरी में खड़ा कर दिया, एक ही लकड़ी से सबको हाँक रहे हैं। हाँ। बाबर आजम भी बी कैटेगरी में और हसन अली भी बी कैटेगरी में। शादाब खान जो गुज़िश्ता बरस जब वर्ल्ड कप हुआ था वापस आए थे, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ उनकी कारकर्दगी रही, उनके कंधे का ऑपरेशन हुआ, उनको भी बी कैटेगरी में रखा गया। और एक नौजवान विकेट कीपर बलोचिस्तान का हसीबुल्ला, जिसने पाकिस्तानी टीम के साथ गुज़िश्ता बरस दौरा किया था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, वो पाकिस्तानी टीम से बाहर है। तो आपकी कंसिस्टेंसी क्या है? आपकी मुस्तकिल मिजाजी तो नजर नहीं आ रही। जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है, और मुझे तो यही लग रहा है इसमें। बिल्कुल। तो मिर्जा साहब, ये जो अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको लगता है मुकम्मल शफाफियत है? कोई मेरिट पर फैसले हुए हैं, या इसमें कोई फैसले जाती पसंद नापसंद पर भी मबनी लगते हैं आपको? देखिए, वही हिना के सवाल के जवाब में मैंने कहा कि कुछ ऐसे फैसले हैं कि जिन पर सवाल उठ रहे हैं। अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया? आकिब जावेद ने, जो इस वक्त गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर है, और उनके साथ माइक हैसन ने। तो आखिर उन्होंने ये देखा होगा, और परफॉर्मेंस देखते हैं खिलाड़ियों की कि क्या कामरान गुलाम कहाँ चला गया? उसने अपने डेब्यू में 100 किए थे, उसको डी कैटेगरी के लायक भी नहीं रखा गया। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, मैं ऐसी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि जो खिलाड़ी बेचारे जो परफॉर्म करते थे वो बाहर हो गए। ये समझ में नहीं आता क्रिकेट बोर्ड की हिम्मत। अच्छा, एशिया कप पे मिर्जा साहब इसका कितना असर पड़ेगा, ये बताएं।
देखिए एशिया कप से पहले है ना 29 अगस्त से ट्राई सीरीज शुरू हो रही है, ट्राई सीरीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई। और आपको पता है यूएई ने अपने मुल्क में बांग्लादेश को भी हराया था जो T20 सीरीज हुई थी। तो यूएई, अफगानिस्तान टफ पाकिस्तान के अपोनेंट साबित होंगे और इस कारकर्दगी का असर एशिया कप पर पड़ेगा। 14 सितंबर को एशिया कप है। भारत ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। सूर्या कुमार यादव, शुभमन गिल, अब की विराट कोहली तो नहीं होगा, ना ही रोहित शर्मा होंगे, जसप्रीत बुमराह भी उनकी टीम में, तो टफ होगा। डिपेंड करता है इस रिजल्ट पर। ट्राई सीरीज में अगर पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो मोरल अप होगा। और फिर भारत के खिलाफ 14 सितंबर को पाकिस्तान का मैच है। आप लोग भी इतवार के दिन छुट्टी मनाएं, बच्चों के लिए बर्गर बना के बैठे ताकि वो एंजॉय करें और आप अच्छा ये होगा भी नहीं क्योंकि इंडिया की तरफ से वैसे हर बार ही कुछ खबरें मिर्जा साहब आ जाती है सामने और ये बताइएगा नहीं आ रही कि ये जो सलमान अली आगा जो बामुकाबला सूर्य कुमार यादव, आपको क़यादत के लिहाज से कौन बेहतर लगता है? पहले मैं हिना के सवाल का जवाब दूं कि जो खबरें आ रही हैं, आप देखें कि पहले भारतीय पार्लियामेंट में भी बड़ा शोर हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले, भारतीय मीडिया भी बहुत प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन अब वो झाग की तरह बैठ गया है क्योंकि टीम का ऐलान हो गया। अब वो ये कहानी सुना रहे हैं कि भारतीय टीम को नहीं खेलना चाहिए। आईसीसी का इवेंट नहीं है, एसीसी का इवेंट है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मादी में भी कुछ टीमें नहीं खेली हैं, तो अभी भी वो कहानी अपनी कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है। और सलमान अली आगा की जहां तक आपने बात की, गुज़िश्ता साल नवंबर में उन्होंने अपना T20 डेब्यू किया। वो खुद बॉलिंग कराते हुए डरते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है T20 में। माना वो टेस्ट के बड़े जबरदस्त प्लेयर है, वनडे में भी कुछ अच्छा परफॉर्म किया है। और सूर्या कुमार यादव तो इस जमाने में नंबर 1 बैटर रहा है T20 क्रिकेट में। भारत की टीम मजबूत और मुतवाज़िन है। आईपीएल से उनके पास लड़के आते हैं, हमारे पास लड़के आते हैं पसंद नापसंद की बुनियाद पर, और आते हैं और चले जाते हैं। तो अब देखें क्या होता है। लेकिन जहां तक हिना ने पूछा ना कि वो जो असर तो जरूर पड़ेगा है ना, भारतीय मीडिया आखिरी लम्हे तक प्रोपेगेंडा कर रहा है 14 सितंबर से पहले तक। अब पाकिस्तानी टीम आज रवाना हो रही है दुबई, वहां पर वो ट्रेनिंग सेशन करेगी और फिर 29 तारीख से टूर्नामेंट शारजा में शुरू होगा पाकिस्तान वाला। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, काफी डिसहार्ट हुए हैं रिजवान और बाबर के फैंस, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए उनके तो जो पीआर एजेंट है वो तो बड़े अच्छे तरीके से बाबर के मामलात को हैंडल कर रहे हैं कि आईफल टावर की तस्वीर लगा देते, कभी कुछ लगा देते। रिजवान का मुझे लग रहा है कि रिजवान का T20 कैरियर है ना अब खत्म होता नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि टेस्ट में वो खेलते हैं या नहीं खेलते, लेकिन बाबर में अभी भी बहुत पोटेंशियल है और बाबर के साथ ज्यादती हुई है। लोग बड़े दिल बर्दाश्त है, जो उनके नाकदीन थे, जो तनकीद करते थे, वो भी दिल बर्दाश्त है कि यार गलत बात है कि एक ही प्लेयर हमारे पास है। ठीक है बैक पैच है, अब उसकी सियासत भी आपने खत्म कर दी, कप्तानी से भी हटा दिया, दीवार से लगा दिया, फिर भी आप उसको अगर ना रखें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में भी और टीम से भी बाहर कर दें तो ये ज्यादती है। बिल्कुल, जिस तरह फैंस दिल बर्दाश्त है, मिर्जा साहब भी कह रहे हैं कि बाबर को दीवार से यूं नहीं लगाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आपने गुफ्तगू करते हुए इसकी सारी सूरत हाल हमारे सामने रखी। ब्रेक पर जाएंगे।